हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 ऑन 31st मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब यहाँ पर आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें आने वाली हैं जो कि इस बार आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं बेटा, हमें इन ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रख करके इनको कंसीडर करते हुए प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने में जो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया है अभी तक, उसमें क्या करते हैं आप लोग, जितने भी हमारे रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे एसेट्स और जितनी भी हमारी एक्सटर्नल आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं उन सबको ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा फंड जो कि पार्टनर्स ने बनाया हुआ है लेकिन कोई ना कोई एसेट रिलेटेड है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा फंड रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, तो हम इस रिजर्व फंड को भी यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड को भी ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, तो क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एसेट यहां पर मौजूद नहीं है तो हम लोग इसको यहां पर छोड़ देंगे और ये डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर के बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट से, जिसमें सबसे पहले हम लोग इन एसेट्स को यहां से ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। और सबसे पहला जो यहां पर एसेट दिया हुआ वो बैंक दिया हुआ है बेटा, लेकिन बैंक क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसलिए इसको तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर करना है। तो चलिए इनको सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लेकर के चले जाते हैं क्योंकि ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो यहां से सबसे पहले आ गया बेटा यहां पर हमारे पास स्टॉक, जो कि हमें दे रखा है 24,000 रुपीज का। इसके अलावा हमारे पास डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 19,000 रुपीज की। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है बेटा, फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है 40,000 रुपीज। प्लांट की वैल्यू है 2,10,000 रुपीज, 2,10,000। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 32,000 रुपीज। ये तो वो सारी वैल्यूज हैं जो कि आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन थी, हमने उनको यहां पर ट्रांसफर किया। इन सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालने का मतलब है कि अब ये सारे के सारे अकाउंट क्रेडिट हो चुके हैं यानी क्लोज हो चुके हैं, राइट। तो एसेट्स अकाउंट हमने क्लोज कर लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीए फाउंडेशन के मई 2020 अटेम्प्ट में अपना लक ट्राई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको टॉपर बनने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, जहाँ पर अनअकैडमी का टॉपर्स बैच आ गया बेटा। ये बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत ही टॉप क्लास के एजुकेटर्स यहाँ पर ट्रेन करेंगे और मई अटेम्प्ट में आउट परफॉर्म करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान है आपका मई 2022 के एग्जाम को क्लियर करने का, जहां पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टडीज कराई जा रही है। और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटा। आपके पास 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होगा जो कि एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में जाकर के आपको मिल जाएगा बेटा। इसके साथ साथ एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी जल्दी आने वाला है, जहां पर 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगा। आप अपने डाउट्स को 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, वहां पर आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंडस्ट्री में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट से आपको सेशंस करवाए जाएंगे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा आगे के फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर जब आप इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप 10% का एक स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करना है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है बेटा। तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो देखिए जरा यहाँ पर कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं।
लाइबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मिसिस आशीष लोन है। अब ये मिसिस आशीष लोन का मतलब क्या है? ये आशीष जो कि हमारा एक पार्टनर, उसकी वाइफ ने कुछ लोन दिया हुआ 9,000 रुपीज का। इस लोन को अब आप इंटरनल मानेंगे या एक्सटर्नल? तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि मिसिस आशीष यहाँ की पार्टनर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, चाहे वो पार्टनर की वाइफ होगी, लेकिन ये हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो फर्म की पार्टनर नहीं, तो इसलिए हमारी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो इसलिए ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कनव लोन, कनव कौन है? कनव हमारा एक पार्टनर है, और पार्टनर का जो लोन होगा उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, हम इसको बाद में सेटल करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर की लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसको बाद में सेटल करते हैं। पहले आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को सेटल करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज को ही लेकर के आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी पार्टनर्स का पैसा है जो कि उन्होंने अपने प्रॉफिट में से निकाल करके अलग किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड भी ऑल दो पार्टनर का ही है, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक एसेट एसोसिएटेड है, तो इस एसेट के साथ साथ ही वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद है बेटा कैपिटल अकाउंट्स, जो कि सबसे बाद में सेटल हो जाते हैं। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो आउटसाइडर है या फिर जिनको भी हमें पे करना है, उन सबको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलो एक एक करके करते हैं पहले इसको। सबसे पहले यहां पर दे रखा है बेटा आपको ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। और ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स है इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 42,000 रुपीज की। इसके बाद है आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें 60,000 रुपीज है, 60,000 रुपीज की वैल्यू का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। फिर है हमारे पास मिसेस आशीष लोन, आशीष लोन, जो कि 9,000 रुपीज का है बेटा, उसको भी हम लोगों ने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है, तो वो है 4,000 रुपीज की। बस बेटा, इसके अलावा और कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जिसको हमें यहां पर ट्रांसफर करना हो। तो पहला स्टेप हम लोगों ने अपने रियलाइजेशन अकाउंट का कवर कर लिया है, जिसमें हमने ये सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया है बेटा। चलिए, तो चलिए यहां पर ये सारा ट्रांसफर तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ट्रांजैक्शंस हमें बता रखी है। देखो सबसे पहला क्या है, यहां पर बोला है आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। अब यहां पर आशीष ने फर्नीचर ले लिया है बेटा 38,000 रुपीज में। एक एक करके बात करें, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें बता रहा है। हम पहले एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं। आशीष ने जो फर्नीचर लिया 38,000 रुपीज में, इसका मतलब हमारा फर्नीचर खत्म हो गया, राइट। फर्नीचर तो आशीष लेके चला गया, और उसके बदले में वो हमसे कितने में सेटल कर रहा है वो पॉइंट, 38,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, हमें आशीष के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना 38, क्योंकि वो उसके बदले में फर्नीचर ले जा चुका, हमने उसके कैपिटल को कम कर दिया। तो यहां पर क्योंकि फर्नीचर रियलाइज होगा, जो भी एसेट रियलाइज होगा वो यहां क्रेडिट साइड पर दिखाई देगा। तो यहां पर सबसे पहले आ गया हमारे पास आशीष का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं आ रहा, लेकिन एक कैपिटल का लायबिलिटी कम हो रहा है हमारा, और 38,000 रुपीज से ये कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। चलिए, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में एंड पे ऑफ मिसिस आशीष लोन, और साथ ही साथ आशीष ने यह भी बोला कि उसकी वाइफ के लोन को वो खुद देख लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अब जो मिसिस आशीष का लोन था वो अब आशीष के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके खत्म कर देंगे। तो अब यहां पर हमने क्या बोला आशीष को, ठीक है हम आपके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर 9,000 रुपीज की एक एंट्री आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आशीष ने अब मिसिस आशीष के लोन की, ये वाला लोन, ये देखिए मिसिस आशीष का जो 9,000 रुपीज का लोन है, अब ये खत्म कर दिया, और इसका जो पैसा है अब मुझे मिसिस आशीष को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बाद में जब आशीष के कैपिटल अकाउंट को सेटल करूंगा तब उसको पे कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पॉइंट हमारा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड 18,500 एंड प्लान्ड रियलाइज 10% मोर। तो यहां पर जो हमारे डेटर्स थे उसको हमने 18,500 रुपीज में रियलाइज कर लिया। तो सिंपल सी बात है, अब जितने भी पैसे आपको मिलने वाले हैं वो हम लोग बैंक अकाउंट में डालेंगे बेटा। तो हमारा जो बैंक अकाउंट अब
यहाँ पर आने वाला है, जो पैसा रियलाइज होने वाला है, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने लिख दिया डेटर्स, और डेटर्स में हमें मिल रहे हैं 18,500 रुपीज़। हमें अभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डेटर थे कितने के, हमें कितना पैसा मिल रहा है हमें उससे मतलब है कि हमें उन डेटर से 18,500 रुपीज़ मिल गया, तो वो बैंक अकाउंट में हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा इसने हमें बोला था कि जो प्लांट है वो 10% ज़्यादा पर रियलाइज हो गया। तो प्लांट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,10,000 रुपीज़ है, इसका 10% इज 21,000। इसका मतलब ये जो प्लांट है उसको बेचने से हमारे पास कितने पैसे आ गए बेटा, 2,31,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर रियलाइज हो गए प्लांट के नाम से, जो कि एक्चुअल वैल्यू का 10% ज़्यादा है, राइट। 10% इज 21,000, तो मैंने 2,10,000 में 21,000 रुपीज़ और ऐड कर दिए, जिससे कि वो वैल्यू बन गई 2,31,000। हमें अब यहाँ पर 2,31,000 रुपीज़ मिल गया है प्लांट को बेचने से। चलिए आगे देखते हैं। कनव टूक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब कनव ने बोला कि मुझे ये स्टॉक दे दो, कितना स्टॉक, जितना भी स्टॉक है उसका 40%। तो देखो ना हमारे पास 24,000 रुपीज का स्टॉक है, 24,000, चलो लिख लेते हैं इसको, 24,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक है, जिसमें से 40% का स्टॉक कनव को दे दिया। तो 40% स्टॉक कितना हो गया बेटा यहाँ पर, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया 0,069, 9,600 का, 9,600 रुपीज की वैल्यू का स्टॉक अब किसने ले लिया है, कनव ने ले लिया। लेकिन कनव ने बोला कि मुझे ये जो स्टॉक मैं लेकर के जा रहा हूं 9,600 रुपीज का, ये मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा इसके, मैं इस स्टॉक में 20% कम दूंगा पैसे, 20% लेस वैल्यू पर मैं इसको खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर इसका 20% हमें लेस करना पड़ेगा, तो इसका 20% पहले निकाल लेते हैं। तो ये इसका जो 20% वैल्यू निकलेगा बेटा वो कितना हो गया, 0,21920, 1920 रुपीज़ का उसने हमसे डिस्काउंट ले लिया 20% का। यानी अगर मैं 1920 इसमें से लेस कर देता हूँ, जो इसने हमसे 20% का डिस्काउंट मांगा, तो इसने हमें कितना पैसा दिया होगा बेटा, तो इसने हमें पैसा दिया है 7,680। आई होप आपको ये वर्किंग रफ में जो मैंने करी वो समझ में आ गई होगी, राइट। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो टोटल हमारे पास स्टॉक था वो 24,000 रुपीज़ का था, जिसमें से 40% यानी 9,600 रुपीज़ का स्टॉक किसने ले लिया, एक पार्टनर कनव ने ले लिया। लेकिन कनव ने इस पूरी वैल्यू को हमें पे नहीं किया, इसमें से वो 20% का डिस्काउंट भी ले गया हमसे, उसने हमें 20% पैसे कम दिए, यानी 1920 रुपीज़ कम दिए हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से कम करूंगा तो उसने जो इफेक्टिवली अमाउंट हमें यहाँ पर दिया 7,680 का दिया। बस अब हम इसी अमाउंट से इसको रियलाइज मानेंगे, और ये हम लोग कनव के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो अब 7,680 रुपीज़ हमने कनव के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी कि हमने इससे लेना, उसके बदले में वो स्टॉक ले जा चुका है, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये वाली एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखो, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। अब जो बाकी का स्टॉक बच गया उसको हमने 10% के गेन पर बेच दिया। तो यहां पर अब बाकी का स्टॉक बचा कितना था बेटा, तो अगर आप बाकी के स्टॉक की बात करेंगे तो मेरे पास 24,000 रुपीज में से 9,600 का स्टॉक तो कनव ने ले लिया। अब बाकी का जो मेरे पास स्टॉक बच गया वो हो गया 14,400 का बेटा, राइट। 14,400 रुपीज़ का जो स्टॉक बच गया, इसको हमने क्या किया, इसको 10% के गेन पर बेच दिया, यानी 14,400 प्लस इसका 10% 1,440 होता है, राइट। तो इसको हमने टोटल कितने अमाउंट पर बेचा बेटा, इसको हमने टोटल 15,840 रुपीज़ के अमाउंट पर बेच दिया। तो इसका मतलब आपके पास जो स्टॉक से पैसा रियलाइज हुआ, जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, वो हुआ 15,840 रुपीज़। 15,840 रुपीज़ आपने यहां से रियलाइज कर लिया बेटा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बोला है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। अब जितने भी हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ये 42,000 रुपीज़ के जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे, इन्होंने क्या किया,
हमसे इन्वेस्टमेंट ले ली और फुल सेटलमेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 32,000 रुपए की, हमने इस इन्वेस्टमेंट को इन ट्रेड क्रेडिटर्स को दे करके इनकी लाइबिलिटी खत्म कर दी, यानी एक एसेट से एक लाइबिलिटी हमारी एडजस्ट हो गई, राइट। वो इतने में कन्विंस हो गए और सेटल हो गया। तो बस क्योंकि ये अब सेटल हो गया तो मुझे इस चीज की रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो बस यहां पर मेरा ये काम खत्म हो चुका है। आगे क्या बोला है बेटा, देखो, Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of rupees 12,000 and to bear realization expenses। अब फर्म ने कनव से एक डील करी कि वो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को देखेगा और उसका पूरा काम भी करेगा, राइट। तो यहां पर उसके लिए उसे हमें 12,000 रुपीज देने हैं बस। अब एक्चुअल में जो भी एक्सपेंस आया वो 8,000 रुपीज का आया और वो अब कनव ने पे किया होगा, लेकिन हमें फिर भी कनव से कितना एग्रीमेंट हुआ था 12,000 रुपीज का, तो उसको 12,000 रुपीज पे करने होंगे। तो इसका मतलब क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है बेटा रियलाइजेशन के ऊपर, तो इसलिए ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा और ये कनव के कैपिटल अकाउंट में आपको 12,000 रुपीज पे करने हैं, यानी आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 12,000 रुपीज के, जो कि आपकी डील हुई थी यहां पर एज पर दी इंस्ट्रक्शन की आपने उसको 12,000 रुपए में एग्री कराया था। बस बेटा यहां तक तो हमने ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को समझ लिया और ये कर लिया बेटा। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझनी है, यहां पर ये जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं ये सारी की सारी पे होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, चाहे चाहे हमारे को यहां पर इंस्ट्रक्शंस में बताया गया हो या ना बताया गया हो। अगर हम लोग इसको एक एक करके दोबारा से चेक करें तो ट्रेड क्रेडिटर्स तो हमारा एडजस्ट हो चुका है इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है जी, ये खत्म हो गया। ईपीएफ की कहीं पर भी बात नहीं की गई इन एडजस्टमेंट्स के अंदर, तो इसका मतलब आपको इसको इसकी ओरिजिनल जो बुक वैल्यू है उस पर पे करना ही पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ने अगर आपको नहीं भी बोला इसको पे करने के लिए, तो भी आपको याद रखना है कि कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए, वो हमें पे करनी पड़ेगी। तो वो मैंने यहां से बैंक अकाउंट से अपने पैसे कम करके 60,000 रुपीज यहां से इसको पे कर दी और ये लाइबिलिटी को खत्म कर दिया बेटा, राइट। तो यहां पर ये मुझे पे करना ही है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये ईपीएफ का अमाउंट हमने पे किया है बेटा, ठीक है। आगे है मिसिस आशीष का लोन, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। आईएफआर क्या है? आईएफआर एक ऐसा रिजर्व फंड था जो कि पार्टनर्स ने बनाया था इन्वेस्टमेंट के नुकसान के लिए। ये एक एंटीसिपेटेड लॉस था बेटा हमारा, इसलिए हमने इसको एक लायबिलिटी मान करके अपने पास बैलेंस शीट में रखा हुआ था। और ये पैसा किसका था? ये पार्टनर्स का था। क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, राइट, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये पैसा बच गया। और ये जो बचा हुआ पैसा है अल्टीमेटली बाद में अब ये किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा इस रियलाइजेशन के थ्रू। इसलिए इसको मुझे यहां पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये हमारे प्रॉफिट साइड में ही दिखाई देगा यहां पर। क्योंकि रियलाइजेशन का जो क्रेडिट साइड होता है ये प्रॉफिट साइड होता है, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट साइड में डाल दिया कि हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे पहले कि 4,000 रुपए का नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से हमने आईएफआर बनाया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, क्यों बनाते हैं? इस डर से बनाते हैं कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो वो लॉस हम यहां से बियर कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये पैसा हमारा बच गया, इसलिए ये क्रेडिट साइड में ही आ गया, राइट। चलिए, तो बस यहां पर ये काम खत्म हो गया है बेटा। अब हमें इसको फाइनल करना है और देख लेते हैं हमारा क्या क्या टोटल बन रहा है। सबसे पहले आप इसको टोटल कर देते हैं। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ गया 2,65,340 रुपीज, जो कि हमने रियलाइज किए हैं बैंक अकाउंट के अंदर इन एसेट्स को बेच करके। चलिए, अब इनको हम लोग ओवरऑल टोटल कर करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको यहां पर टोटल करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको टोटल करना पड़ेगा क्रेडिट साइड का, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर नजर आ रही है 2,65,000 रुपीज की। तो इसको पहले मैं इसको टोटल करूं तो इसका जब टोटल आएगा वो आएगा 4,26,020 रुपीज बेटा। इसी तरह से यहां पर भी ये टोटल लिखा जाएगा 4,26,020 रुपीज। आप लोगों को पहले चेक करना है बेटा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। आप मालूम है आपको ये लेजर कैसे बनाया जाता है, राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूं, इसलिए यहां पर मुझे मालूम है कि क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 20,020 रुपीज। 20,020 रुपीज का जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है? क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है,
खर्चे कम है, नुकसान कम है, तो इसलिए ये हमारे लिए गेन है, राइट। और ये जो रियलाइजेशन का गेन होता है, रियलाइजेशन गेन है बेटा, ये इस रियलाइजेशन के गेन को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर हमारे दो पार्टनर हैं, एक है आशीष और एक है कनव, आशीष एंड कनव। जब आप 20,020 रुपीज को इन दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3:2 गिवन है बेटा आपको क्वेश्चन में, यहां देखो 3:2 गिवन है आशीष और कनव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आशीष को मिल जाएंगे 12,012 रुपीज और 8,008 रुपीज कनव के हिस्से में आएगा। और यहां पर आपने जितना भी गेन था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आशीष और कनव के कैपिटल अकाउंट्स में। बस बेटा इस क्वेश्चन में इतना ही था। यहां पर आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट मांगा था और आपको इसी तरह से अपने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें अब हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि कैसे डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।